हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हैं। यहाँ से आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है आम में काफ़ी बड़ा होता है। 5 नंबर का आता भी है। यहाँ से हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके पे सीडीपी में, ठीक है, आपके सीडीपी में जो इसका टॉपिक का मतलब नंबर है वो 5 नंबर के होते हैं और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से ज्यादातर हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ ही में आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, जो कि आपको 2 बजे मिलती है। उसमें हम लोग जीके आपका और जीएस डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें एससीईआरटी जो आपकी मतलब सब्जेक्ट वो बुक चलती है बीपीएससी में, वो बुक की थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जरूर ज्वाइन करिएगा जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एंड साथ में आपको 5 बजे जो क्लास मिलती है वो सोशल साइंस की होती है। वो क्लास आपके सीटेट, क्योंकि सीटेट की थ्योरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं, और वो क्लास बीपीएससी के लिए भी काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि जो बीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से बनते हैं। तो वो भी क्लास ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ आप लोग 2 बजे वाली क्लास भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास यानी पहले का जो है बच्चे का ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है, बिफोर फाइन मोटर स्किल जो है वो फिर डेवलप होता है। तो इसको क्या मतलब, ये जो डेवलपमेंट होता है यानी जो ये विकास होता है उसको क्या दर्शाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका रेखीय, यानी एक लाइन में होता है, या समीपस्थ दूराभिमुखी प्रॉक्सिमो डिस्टल्स है आपका, या फिर आपका है अराजक, या फिर है शीर्षगामी। तो देखिए इसमें हो रहा है ग्रॉस मोटर स्किल, उसके बाद आपका फाइन मोटर स्किल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि पहले ग्रॉस यानी बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, यानी बच्चा जो है जो आपका डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी जीएफ से आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो है ट्रिक, इसको जीएफ से याद रख सकते हैं। जी से आपका ग्रॉस मोटर स्किल यानी बड़ी मसल्स का पहले विकास, फिर आपकी फाइन मोटर स्किल यानी छोटी मसल्स का विकास। अब वो कैसे होता है इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब आपका ग्रॉस मोटर स्किल होता है, जिसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, इसमें बड़ी मसल्स का विकास, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, फिर बच्चा पहले बैठना सीखेगा, ठीक है, उसके बाद वो खड़े होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो उसकी बड़ी मसल्स का विकास हुआ, यानी पहले उसका सर संभाला, फिर कंधे पे जोर आएगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, तो यानी पैरों पे जोर आया, यानी बड़ी मसल्स का विकास हुआ। उसके बाद वो फाइन मोटर स्किल, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चा एक बॉल पकड़ता है तो पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे, जब छोटी बॉल होती है तो फिंगर से उठा लेता है। वैसे ही बच्चा जब पेन पकड़ता है तो आपने देखा होगा वो पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। फिर कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे 2 फिंगर्स का प्रयोग करके भी लिखना एंड ड्राइंग बनाना सब शुरू कर देता है। तो बड़ी मसल्स का विकास पहले होता है, उसके बाद छोटी मसल्स का विकास होता है। यानी पहले हम सर संभालना शुरू करते हैं, फिर मेरे कंधों पे जोर आएगा, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर कमर पे जोर आता है, फिर बच्चा बैठना सीख लेता है, उसके बाद खड़ा होना सीख लेता है, उसके बाद उसके हाथों पे फिंगर्स पे जोर आना शुरू होता है, उसके बाद ही वो छोटी सामानों को पकड़ना स्टार्ट करता है। तो यही जो आपका डेवलपमेंट होता है ग्रॉस टू फाइन जाता है। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि फाइन टू ग्रॉस जाएगा, यानी ये नहीं है कि छोटा सा बच्चा है, आपने देखा होगा वो पहले पहले पेंसिल पकड़ना या पेन पकड़ना नहीं शुरू कर देगा, वो पहले बड़ी चीजों को पकड़ना, यानी पहले वो बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, फिर वो जो भी चीज बड़ी उठाना, जैसे बॉल हुआ, बड़ा बॉल हुआ तो उसको उठाएगा, तो पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है। फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब छोटा बॉल होगा तो 2 फिंगर्स का भी प्रयोग करके उठा सकता है। वो पेन को जो पकड़ता है तो पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर वो धीरे धीरे 2 फिंगर्स का भी प्रयोग करके पेन को उठा के लिख सकता है, ड्राइंग भी बना सकता है। तो ये जो आपका डेवलपमेंट होता है फाइन टू ग्रॉस, मतलब ग्रॉस टू फाइन जाता है। ये आप लोग मतलब ध्यान रखिएगा, जीएफ से याद रखिएगा, ये फाइन टू ग्रॉस कभी भी नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मिस्टेक मत, मतलब ये डाउट भी बिल्कुल मत रखिएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर
2 सही होगा ऑप्शन। प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा यानी कि समीपस्थ दूर विकास, यानी पहले बच्चे की बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, उसके बाद छोटी मसल्स का विकास हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए ये बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, पहले बच्चे का सर संभला, फिर उसकी कमर पे जोर आया, फिर पैरों पे जोर आया, फिर बच्चा खड़ा होना सीख गया। ठीक है, अब जो फाइन मोटर स्किल्स का होता है, जैसे बच्चे की हार्ट विकसित हुई, उस पे मतलब हार्ट पे सांसें आई, फिर उसके कंधे पे जोर आएगा, फिर धीरे धीरे करके फिंगर्स पे जोर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चा पहले बैठेगा, फिर उसके पैरों पे, फिर फिंगर्स पे जो पैर की होती है उन पे जोर आ जाएगा। तो ये मतलब अंदर से बाहर की ओर जा रहा है और ये सिर से पैर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही करके हम लोग हर टॉपिक के क्वेश्चन भी करेंगे एंड साथ में थ्योरी भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली है। वाइगोस्की की थ्योरी अभी रह गई है, तो वो हम लोग 1-2 दिन में कर लेंगे। चलते हैं दूसरे नंबर पे। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? यानी जो रीजनिंग है, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, व्हिच एक्सेप्टेड ऑफ डेवलपमेंट, तो इसकी जो समाधान की व्याख्या वो कैसे की जाती है? आपका मॉरल डेवलपमेंट होगा, या फिर आपका गतिक विकास हो जाएगा, या फिर आपका सोशल जो डेवलपमेंट है, या फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो तर्क है, वो जो चिंतन है, वो जो समस्या, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, कोई भी प्रॉब्लम आई आपने उसको सॉल्व किया, ये नहीं ऐसे करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसमें कोई नैतिक मतलब ये नहीं, अच्छे संस्कार से वजह से तो आप कोई भी तर्क या चिंतन या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें कोई गतिक विकास भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सामाजिक मतलब वो सामाजिक या सोशल डेवलपमेंट भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये आपके दिमाग में हो रहा है, तो दिमाग का जो भी कार्य होता है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है। तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। तर्क कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, ये नहीं ऐसे होगा, तो वो भी हम दिमाग का ही अपने प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम चिंतन कर रहे हैं तभी हम दिमाग से ही अपने कर रहे हैं। तो जितना भी काम होता है दिमाग से, वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले नंबर पे। देखिए ये माइंड है, इसमें लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होता है। तो जो आपका लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन में आपका जो होता है वो जैसे इसके अंतर्गत आ जाता है आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन लेफ्ट ब्रेन में आपका म्यूजिक हुआ, एक्टिविटी हुई, क्रिएटिविटी हुई, तो ये सब जो लोग नई नई तरीके की चीजें बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, तो वो आपका राइट ब्रेन हो जाता है। उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। जो म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गई, तो जो भी ये सब होता है आपका, ये आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। और जिनका साइंस मैथ ये सब रीजनिंग वगैरह होता है, तो उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल जो है आपका समीपस्थ विकास सिद्धांत, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में जो आपका इन्फेंसी है उसमें क्या कहता है आपका, जो आपका समीपस्थ विकास, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह भाषा के लिए संवेदनशील अवस्था है। जो बच्चा छोटा होता है, यानी 0 से लेके 2 वर्ष की इसकी उम्र बताई गई है, तो 2 वर्ष में बच्चा सिर्फ कुछ टाइम तो वो सिर्फ चीजें महसूस कर रहा होता है, यानी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके वो सब चीजें महसूस करता है। यानी अगर उसने कुछ छू लिया, उसको वहां से जल गया या फिर उसको वहां से कोई हीट महसूस हुई, तो वो नेक्स्ट टाइम ऐसा छूने से मतलब नहीं छुएगा। तो वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीख रहा होता है, उसमें लैंग्वेज उसकी कोई डेवलप नहीं हो रही थी, कोई संवेदनशील काम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पे। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑप्शन, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, मतलब जो अंग होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, जो बॉडी के अंदर के पार्ट होते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कम टाइम में, यानी 1 साल के अंदर आपने देखा होगा बच्चा बहुत तेजी से मतलब विकसित होता है। उसके मतलब जो अंदर के पार्ट होते हैं वो तेजी से डेवलप होते हैं। तो बच्चा कम मतलब जो मतलब जन्म के बाद आपका 4-5 महीने का जब बच्चा होता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो काफी फास्ट होती है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विकास सिर से पैर तक की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, क्योंकि इसमें फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल की कोई बात नहीं हो रही है।
आगे चलते हैं आदर्शन एंड रीजन के। देखिए आदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आप में काफी पूछे जाते हैं। ये जो है आपका 2022 में जब ऑनलाइन पेपर होने लगे थे सीटेट के, उसी के दौरान ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। तभी से ये जो आपके आदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफी टफ माने जाते हैं, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन ये रहती है कि क्या ये ऑप्शन जो आदर्शन दिया गया यानी कथन जो दिया गया ये सही है, या फिर इसका रीजन जो दिया गया यानी कारण जो दिया गया क्या वो सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है, क्या एक दूसरे की सच मतलब अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अच्छा खासा इसमें टाइम लगता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। इसी में लास्ट में सबके पेपर छूट जाते हैं, यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है। बहुत आप लोगों ने देखा होगा, कहेंगे मतलब टाइम नहीं बचा या फिर मार्कशीट नहीं फिल कर पाए या फिर क्वेश्चन छूट गया, तो ये दिक्कत आती है। ये दिक्कत आपकी जो है दूर होगी प्रैक्टिस से। तो आप लोग प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से करिएगा। लास्ट में जब 1 मंथ बचे तो सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। थ्योरी अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी कंप्लीट कर पाए हैं थ्योरी तो कोई बात नहीं, आप फिर प्रैक्टिस इनफ करिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। वैसे सीटेट टाइम देता है, क्योंकि आपका मतलब जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद भी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम होता है, यानी 3 महीने। इसके पहले तो सीटेट ने सिर्फ 2 या ढाई महीने दिए थे, उसमें मैंने क्लियर कर लिया था। अब की बार तो सीटेट ने काफ़ी टाइम दिया आप लोगों को। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली उसके बाद आप क्वेश्चन भी अच्छे से मतलब जो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। यानी जो बच्चे होते हैं उनका बचपन जो है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बच्चे का जो बचपन है वो अलग होता है। मान लीजिए एक बच्चा है जो काफ़ी पैसे वाले हैं, जिनके पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं, तो उनका बचपन अलग हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई गरीब जो बच्चा है उसका बचपन अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से उसके बचपन में चेंजिंग आ गई। यानी मान लीजिए जो अच्छा है, जिसकी काफ़ी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो वो हो सकता है बच्चा अगर वो 3 साल या 5 साल का भी है, मान लीजिए अगर वो 10 साल का भी है, वो 10 साल का है, तो खुद से शायद वो मतलब खुद उठा के गिलास पानी ना पी रहा हो। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो 10 साल का अगर हो गया है तो वो बैलून बेच के अपना जीवन यापन कर रहा होगा, कुछ ना कुछ घर में हेल्प कर रहा होगा, घर के कामों में मदद कर रहा होगा। तो सभी का जीवन जो है वो आर्थिक यानी संस्कृत की वजह से अलग अलग होता है और सबके अनुभव भी अलग होते हैं। यानी कि जो गरीब का बच्चा है अगर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसको मेहनत बचपन से करनी पड़ रही है, तो उसकी समझ जो है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग होगी। जो काफ़ी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, जो अच्छे संस्कार मतलब अच्छे माहौल में पले बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो उनका अनुभव अलग होगा। यानी मान लीजिए आप ऐसे जो गाँव के बच्चे होते हैं जिनकी सुख सुविधाएँ इतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं, तो उनका बचपन अलग हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो शहर के बच्चे हैं, जो अच्छी मतलब उनकी जो है सारी चीज़ें जो है उपलब्ध रहती हैं, तो उनका बचपन अलग हो जाता है। तो ये होता है, ये ऑप्शन जो मतलब जो इसका दर्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे का जो है संस्कृत में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, क्योंकि सभी का कल्चर अलग होता है, सभी का माहौल अलग होता है बचपन का। आगे चलते हैं। अब इसका जो रीजन दिया गया है क्या ये सही है? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इसमें जो बात कही गई है कि बच्चे का जो विकास है वो आपका सार्वभौमिक है, तो ये मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है, आप मतलब इंडिया के हो या फिर आप इंग्लैंड के हो, बच्चे का विकास जो है वो सीक्वेंस में ही होता है। यानी बच्चा पहले इन्फेंसी में ही जाएगा, फिर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर मतलब अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर वो एडोलसेंस में जाएगा। तो सीक्वेंस बराबर है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही थी बच्चे का जो संस्कृत है, जो उसका अनुभव है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है विकास की, तो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। इसमें वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये आपका आदर्शन है। रीजन देख लेते हैं। विकास प्राकृत में निरंतर होता रहता है, यानी जो विकास है वो प्राकृत में निरंतर होता रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो विकास है वो कभी नहीं रुकता, यानी विकास हमेशा चलता रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जीन पियाजे के अनुसार तो विकास डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि उन्होंने स्टेजों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे पियाजे की कोई बात नहीं की जा रही है, तो जो आपका विकास है वो डिसकंटिन्यूअस ना होकर के हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा।
अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला इसमें ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका सेकंड ऑप्शन है ए और दोनों मतलब आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। इसमें जो आदर्शन दिया गया आपका वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चय क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बच्चे की मतलब परवरिश बहुत अच्छी हुई है, उसकी केयर बचपन से बहुत अच्छे से की गई है, तो वो अच्छे से उसका ग्रोथ थोड़ा टाइम पहले हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा बच्चा है उसकी केयर कम हुई है, ठीक है, उसको सुविधाएं कम मिल पाई हैं, तो उसका डेवलपमेंट है थोड़ा सा स्लो होगा उस बच्चे की अपेक्षा। होगा उसका अभी बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन डेवलपमेंट होता है बट उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना हेल्दी बच्चे का होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो थर्ड सही होगा। मतलब ए और आर दोनों सही है बट ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विकास प्राकृत में निरंतर होता रहता है, यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे जो है वो शेष अवस्था बाल अवस्था की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इन जो है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। यानी जो प्राथमिक लैंग्वेज है डेवलपमेंट इन प्राइमरी, तो प्राइमरी कक्षाओं में जो भाषा का विकास होता है वो कैसे संसाधित होता है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। यानी मान लीजिए बच्चा छोटा है, क्लास 1 में गया, जो उसकी मातृभाषा है, जो भी उसके घर में, जो भी उसके आस पड़ोस में लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसकी वो बच्चा उसी में कंफर्टेबल होगा। वो आपका एनसीएफ भी इसी में जोर देता है कि बच्चे की मातृभाषा में ही बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन बच्चा उसमें जब हम बचपन से उसी भाषा में बोलते आ रहे हैं, मान लीजिए आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो आप अपने आप को अभिव्यक्त करने में बहुत अच्छे से महसूस मतलब कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बट अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इंग्लिश में अपने आप को अभिव्यक्त करिए, तो आप इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से जब बच्चे की जो भी मातृभाषा, जो भी उसकी लैंग्वेज है, जो भी उसके घर में बोली जाती है, अगर वो बच्चा उसी लैंग्वेज में स्कूल जाए, मतलब उसी लैंग्वेज में अपने आप को अभिव्यक्त करे, उसी लैंग्वेज में बात करे टीचर से, तो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा, अच्छे से वो सीख भी पाएगा। लेकिन अगर शिक्षक उसकी अवहेलना और उपेक्षा करेगा, तो बच्चा इतनी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवहेलना और उपेक्षा की बात चल रही है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं ऑप्शन 2 पे। जब शिक्षक मूर्त अवस्थाओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। यानी कि क्लास 1 का बच्चा है, छोटा है, आप पहले मूर्ति वस्तुओं के बजाय यानी संकेतों, यानी अगर उसको आपने कुछ भी आपको पढ़ाना है, तो उससे मतलब बच्चे को अगर आपने एप्पल के बारे में बताना है, तो आप कहेंगे आप सोचिए कि एप्पल कैसा होगा, तो बच्चे ने कभी तो देखा नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप चीज़ों को दिखाइए कि हाँ हमको इस बारे में पढ़ाना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बच्चे को दिखाइए, या फिर ब्लैक बोर्ड पे आप चित्र बना दीजिए। तो चित्र बना के जब आप कनेक्ट करोगे या फिर सामने बच्चे को दिखा दोगे, तो वो अच्छे से समझ में आता है। यानी जब बच्चा मूर्त रूप से देखता है फिर उसके बारे में पढ़ता है, तो उसको और अच्छे से समझ में आता है। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों में इसीलिए टीलम का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसीलिए चार्ट वगैरह हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इसीलिए आपने देखा होगा क्लास 1 या ए बी में, मतलब क्लास 8 1 2 में जो कमरे होते हैं, जो रूम होते हैं, रूम की दीवारों पर भी जो है चित्र बनाए होते हैं। यानी 1 2 लिखा होता है, ABCD लिखा होता है, टेबल लिखे होते हैं, काफ़ी मतलब रंग बिरंगी जो दीवारें बना दी जाती हैं, उस पर चित्र वगैरह बना दिए जाते हैं। यानी एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल हो गया, तो उस बॉल बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये सब क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बच्चा देख के ज़्यादा अच्छे से समझेगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि मूर्त वस्तुओं के बजाय, यानी उनको इग्नोर करके पहले हम संकेतों के माध्यम से बच्चे को सिखाएं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को हमको पहले संकेत के माध्यम से नहीं पढ़ाना, क्योंकि बच्चा बड़ा नहीं है। यही बच्चा अगर आप मान लीजिए 6 का है, तो आप उससे संकेतों में पहले बात करके फिर आप बता सकते हैं कि आप गेस करिए, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो बच्चा थोड़ा अपना बताएगा। इससे उसकी जो थिंकिंग है वो और डेवलप होगी। लेकिन क्लास 1 का बच्चा है, उसको आप ये नहीं कहेंगे कि आप पहले सोचो समझो तर्क करो ये कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा इतना, उसका जो माइंड है इतना डेवलप नहीं हो चुका होता है। तो उसको पहले हमको दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ इस बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। कोई चार्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई टीलम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका बी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है। यानी जो शिक्षक है अमूर्त अवधारणाएं,
यानी जो बच्चे के दिमाग में थिंकिंग बन रही है, यानी जो सामने नहीं है, संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है। उसके लिए उससे रिलेट करके कोई प्रेजेंट कर दिया कि हाँ ये वस्तु ऐसे नहीं ऐसे है, तो बच्चा जब देख लेगा तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये चित्र ऐसे नहीं ऐसे बनता है। यानी मैंगो है, या फिर मान लीजिए मैंगो है तो मैंगो ऐसे नहीं ऐसे बनता है, बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ ये चित्र ऐसे नहीं ऐसे बनता है। या फिर मान लीजिए ग्लास है तो ये ग्लास ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, या फिर ये ग्लास है, ये कप है, ये प्लेट है, उसमें डिफरेंस उसको आप जब बोर्ड पे बना दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब बच्चे को देख के समझ में आ जाएगा, वो अंतर भी कर लेगा। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन आपका 4 भी देख लेते हैं। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। औपचारिक भाषा आपकी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी इंग्लिश हो गई, जो स्कूल में लैंग्वेज बोली जाती है। तो बच्चा छोटा है, उसको अभी स्कूल की लैंग्वेज नहीं आ रही होती। बच्चा जो घर से जाता है अपने, वो कुछ ना कुछ लेके जाता है स्कूल, यानी जो उसकी मातृभाषा होती है वो उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। तो हमको उसी में बच्चे को अभिव्यक्त करना है। कोई औपचारिक, क्योंकि औपचारिक का मतलब हो जाता है नियम पाबंद, यानी आप स्कूल जा रहे हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए टाइम दे रहे हैं, कोई आप कोचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम होगा कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ही हमको ये क्लास मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्लास है तो आपको ये 3 बजे क्लास मिलती है, इसका एक टाइम है, ठीक है। तो ये औपचारिक का मतलब हो जाता है कि हम टाइम के पाबंद हैं कि हमको इतने टाइम में ये करना है, तो ये आपका औपचारिक हो जाता है। बट अगर टाइम का कोई पाबंद नहीं है तो ये अनौपचारिक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी आप सीख रहे हैं, जैसे कि हम आस पड़ोस से बहुत कुछ चीजें बिना जोड़ दिए, बिना कोई कोचिंग दिए, बिना कोई क्लास दिए भी हम लोग सीख जाते हैं। मार्केट गए, कुछ लोगों से बात की, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, तो आपका अनौपचारिक रूप से हो जाता है। लेकिन अगर हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में सीख रहे हैं, तो आपका औपचारिक में जाएगा। तो ये भी आपका नहीं सही होगा। आपका जो ऑप्शन है थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चे को मूर्त रूप में पहले पढ़ाना है। यानी कोई अगर एग्जाम्पल है तो उसको हमको अगर प्रेजेंट हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको ब्लैक बोर्ड पे भी बना के बच्चे को सिखा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following is not a principle of development, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को सीटेड में बहुत अच्छे से पढ़िएगा एंड लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में ही नहीं लिखा होता है। सभी के दिमाग में ये फीड रहता है, क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं कि सीटेड में हमको क्वेश्चन पॉजिटिव मिलेगा, ऑप्शन हमको पॉजिटिव देना है, क्योंकि बच्चे के हित में होना चाहिए। लेकिन वहीं पे सीटेड घुमा देता है, वो लास्ट में नहीं लिख देता है और क्वेश्चन बदल जाता है, फिर उसका ऑप्शन भी बदल जाएगा। जब क्वेश्चन निगेटिव पूछेगा तो हमको निगेटिव ही आंसर देना है, पॉजिटिव नहीं देना है। तो इसीलिए क्वेश्चन को जब आप लास्ट तक पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं लिखा हुआ था। क्या होता है, क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं, लास्ट की लाइन छोड़ देते हैं, अक्सर हो जाता है। लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में ही नहीं या फिर बजाय लिखा होता है, फिर वहां पे आंसर चेंज होगा, फिर आपका एक गलत हो जाएगा, फिर आपके 89 आएंगे, फिर आप 6 महीने फिर से पढ़ोगे, वेट करोगे। तो इससे अच्छा है आप पूरा क्वेश्चन लास्ट तक पढ़िए, फिर समझिए और आप फिर उसके बाद ऑप्शन देखिए। ये सब आपको कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, तो प्रैक्टिस आप लोग भरपूर करिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अंतर संबंध का सिद्धांत, या फिर आपका होगा विभिन्नता का सिद्धांत, या पृथक्करण का सिद्धांत, या फिर आपका होगा दिशा का सिद्धांत। तो इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन तो है ही है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ये कोई पॉइंट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंतर्गत इस बारे में हम लोग पृथक्करण यानी अलग थलग करना, ये कोई पॉइंट नहीं बनता, इस बारे में हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये आपका जो है सिद्धांत नहीं है, इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका भावात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का होता है। यानी जो एक बच्चा है शारीरिक रूप से वो डेवलप नहीं हो पाया है, वो वीक है, तो उसका भावात्मक यानी जो उसके इमोशन है, और सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का होता है। यानी जब उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, तो ना तो वो इमोशनली बहुत अच्छे से डेवलप हो पाया होगा, ना ही वो लोगों से ज़्यादा से इंटरेक्ट हो पाएगा, ना ही उसका माइंड डेवलप हो पाएगा, यानी जो मानसिक है क्षमता वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। इस उदाहरण में विकास का कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें फिट बैठेगा। तो प्रिंसिपल आपका जो है एकीकरण का सिद्धांत,
जो आपका इंटरेक्शन है, या फिर आपका होगा अंतर संबंध का सिद्धांत जो आपका इंटर रिलेशन है, या फिर आपका होगा निरंतरता का सिद्धांत, या फिर आपका होगा एकरूपता का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत बात ये की जा रही है कि बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका जो भावात्मक है, सामाजिक और मानसिक विकास है वो निम्न स्तर का होता है, यानी कमजोर होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी से मतलब वो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर संबंध यानी सभी जो हैं डेवलपमेंट वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे से नहीं हुआ तो उसका जो है इमोशनली वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। वो सामाजिक यानी सोशलाइजेशन भी उसके अंदर बहुत अच्छे से नहीं आएगा, वो लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएगा। उसको ये लगेगा कि अरे नहीं, सामने वाला बहुत अच्छा है, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, वो देखने में काफ़ी सुंदर है, वो अच्छे से बात करता है बट मैं नहीं कर पा रहा। तो वो मतलब बहुत से रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोगों से कम इंटरेक्ट हो पाता है। ठीक है, उसका फिर जो मानसिक है डेवलपमेंट वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये जितने भी डेवलपमेंट होते हैं यानी जितने भी विकास होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो एक ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, यानी सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है, लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है। अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाया तो शायद हम इमोशनली बहुत अच्छे से ना हो। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि किसी दिन आपके सर में अगर दर्द हो रही है, सिर दर्द कर रहा है, तो आप इमोशनली भी बहुत अच्छे से नहीं रह पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप किसी ना किसी पे चिल्ला देंगे या गुस्सा कर देंगे। आपको अगर फीवर है तो तब भी आप माइंडली अच्छे से डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि आपको फीवर है यानी आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा, आपका इमोशन यानी आप अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं हो पाओगे, तो आपका सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों से अपनी इमोशन यानी किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ तो आपका इमोशनली भी डेवलपमेंट को इफेक्ट डालेगा, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर एक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो दूसरा भी उसी की वजह से इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो इसमें जो आपका है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सही विवरण के साथ सुमेलित करें। आपका पहला है प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है डेवलपमेंट, फिर आपका है सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति, फिर है आपका अंतर वैयक्तिक मतभेद, उसके बाद है आपका अंतर व्यक्तिगत मतभेद इंट्रा जो है। अब इसके बारे में हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है इसके ऑप्शन थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं। तो आपका जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है इसका ऑप्शन हो जाएगा सरल से जटिल की ओर प्रगति करना। तो इसमें आपका आपका जो फर्स्ट है मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल है, इसमें शरीर के केंद्र से बाहर की ओर यानी जो है डेवलपमेंट जो हो रहा होता है बच्चे का, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब ही होता है अंदर से बाहर की ओर। यानी पहले बच्चे की धड़कन आएगी, फिर उसके कंधों पे जोर आएगा, फिर उसके हाथों पे यानी आर्म्स पे जोर आएगा, फिर उसके फिंगर्स पे जोर जाएगा। तो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, मान लीजिए ऐसे है तो ये केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट हो रहा है, जोर जा रहा है, फिर उसके फिंगर्स पे जोर आ रहा है, तो ये केंद्र से आपका बाहर की ओर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका इसमें मैच कर देगा। फिर आपका जो आता है सेफेलोकॉर्डल, ये आपका जाएगा सेकंड में, यानी सिर से पैर की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है। तो सेफेलोकॉर्डल जो होता है पहले सिर से पैर, ध्यान रखिएगा पैर से सिर नहीं लगाइएगा ऑप्शन, ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं घुमा देते हैं, फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सिर से पैर कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब पैर से सिर कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी घुमाने के लिए दे देता है सीटेड, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा सिर से पैर की तरफ होगा। यानी बच्चे का पहले सर संभलेगा, छोटा बच्चा होता है पहले वो अपना सर ही संभालना सीखता है, उसके बाद जो है उसके कंधों पे जोर आता है, फिर उसकी कमर पे जोर आता है, फिर वो खड़े होना सीख जाता है, उसके पैरों पे जोर आता है। ठीक है, तो ये सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन वहीं पे जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आपका केंद्र से बाहर की ओर जा रहा होता है। यानी पहले धड़कन आएगी, फिर कंधों पे जोर आएगा, फिर आर्म्स पे, फिर फिंगर्स पे आता है। तो ये आपका केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट हो रहा होता है। और ये आपका जो है सेफेलोकॉर्डल ये सिर से पैर की तरफ हो रहा होता है। तो ए का जो है आपका
4 हो जाएगा, बी का आपका सेकंड हो जाएगा। तो इसमें ए का 4 इसी ऑप्शन में दिया गया, यानी इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको करने के लिए पहले आप देखिएगा इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, यानी किसके बारे में आपको पता है। जैसे कि आपको इसमें ए ऑप्शन पता था कि ये हो जाएगा, तो फटाक से आप सारे सॉल्व मत करिएगा, फटाक से ऑप्शन पे जाइए कि उसमें देखिए कि फर्स्ट का किस में ये दिया गया है। अगर आपको मिल रहा है और किसी में नहीं गिवन है तो वही आंसर टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। देखिए सारा अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, अगर हमको एक पढ़ के भी आंसर निकल रहा है तो आप निकालिए और आगे बढ़िए, सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नीचे दिए गए उदाहरण के विकास किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। सोफे का वजन और ऊंचाई उसकी उम्र के हिसाब से उचित है, यानी जो एक बच्ची है उसका जो विकास हुआ है उसकी उम्र के हिसाब से सही है। उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा की क्षमता भी है जो उसे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है, यानी वो सभी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है, यानी बातचीत कर लेती है। वह सभी से प्यार करती है और उसका उसका आत्मसम्मान सकारात्मक है, यानी कि वो सब कुछ परफेक्ट है तो कंफर्टेबल महसूस कर रही है। उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, यानी कॉन्फिडेंस है बच्चे में क्योंकि वो ऑल ऑफ अच्छा है, यानी उसकी ऊंचाई भी उम्र के हिसाब से अच्छी है, वो लोगों से अच्छे से बात भी कर पा रही है, उसको सारी भाषाएं भी अच्छे से आ रही हैं, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका विकास में परिवर्तन शामिल है, या फिर आपका होगा बी मतलब सेकंड ऑप्शन विकास एक निश्चित नए पैटर्न क्रम का अनुसरण करता है, या फिर आपका होगा थर्ड विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या फिर आपका होगा विकास सह संबंधित है। तो देखिए अभी इसके पहले इसी से रिलेट क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया था, कभी कभी अगर आप माइंडली बहुत अच्छे नहीं है तो आप सोशलाइजेशन भी आप में बहुत अच्छा नहीं होगा, यानी सोशली आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो ऑप्शन आपका है आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि विकास से संबंधित है, यानी सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर यहाँ पे बच्ची जो है उसकी हाइट उम्र के हिसाब से अच्छी है और उसको भाषा भी अच्छे से आती है, यानी बोलने की उसमें क्षमता भी बहुत अच्छी है, वो सारे लोगों से बहुत अच्छे से बात कर लेती है, सबको सम्मान भी दे पा रही है, तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सारे जुड़ के उसको जो है वो मतलब उसको बता रहे हैं कि हाँ मतलब तुम अच्छी हो, कॉन्फिडेंस है बच्चे में कि उसको लगता है कि हाँ ऑल ऑफ मैं अच्छा हूँ। तो इसमें जो है आपका जो विकास हो रहा होता है वो सभी सह संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी डेवलपमेंट है सोशलाइजेशन मतलब सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट, तो ये जितने भी डेवलपमेंट होते हैं आपके ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा अंतः मतलब असंतता है, या रेखिता है, या फिर एकरूपता है, या फिर वैयक्तिकता है। तो इसमें बात की जा रही है विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक समान है। अगर इंडिया का बच्चा है तब भी वो पहले इन्फेंसी में जाएगा फिर अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, अगर वो इंग्लैंड का बच्चा है तब भी वो पहले इन्फेंसी में जाएगा फिर वो मतलब अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा। तो ये सभी का जो विकास की मतलब क्षमता है क्रम है वो सभी का समान होता है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ये बात सही है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यानी जिसकी बचपन में बहुत अच्छे से केयर की गई वो कम समय में अच्छे से चलना सीख जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं ये बच्चा 10 महीने में चलना सीख गया, कुछ लोग कहेंगे 11 महीने या कुछ लोग 12 महीने में बच्चा मेरा खड़ा होना है चलना सीख गया। तो बच्चे ने तो चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सभी का टाइम चेंज होगा, कुछ 10 महीने में, कुछ 11 महीने में, कुछ 12 महीने में। तो ये गति में परिवर्तन हो सकता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये व्यक्तिकता को दर्शाता है, यानी ये सब में भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पेन पकड़ने या अपनी शर्ट के बटन लगाने से पहले सना ने गिलास और बोतल पकड़ना सीखा, यह उदाहरण बताता है। देखिए ये डेवलपमेंट अभी मैंने आपको बताया था ग्रॉस टू फाइन जाता है जो आपका विकास होता है।
यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एक बच्ची है जिसका नाम सना है, वो पेन पकड़ने और शर्ट में बटन लगाने से पहले वो ग्लास पकड़ना सीख रही है। तो ये डेवलपमेंट जो आपका हो रहा है वो ग्रॉस टू फाइन जा रहा है। क्वेश्चन घुमा दिया गया थोड़ा सा, क्योंकि जो पहले था ये ग्रॉस मतलब एक बच्ची है, पहले वो ग्लास पकड़ना सीख रही है, फिर वो शर्ट में बटन लगाना और फिर पेन पकड़ना सीख रही है। तो आप ऐसे कर लेते, लेकिन यहाँ पे घुमा दिया पेन पकड़ना या अपनी शर्ट में बटन लगाने से पहले। ये पहले जो आ गया इसी ने थोड़ा सारा आंसर चेंज कर दिया। अगर आप मतलब ये समझेंगे कि पहले बच्चा जो है वो शर्ट पेन पकड़ रहा है, शर्ट में बटन लगा रहा है, तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे बात की कि उससे पहले जो सना है वो ग्लास पकड़ना सीख रही, तो जो आपका डेवलपमेंट है ये ग्रॉस टू फाइन जाएगा, क्योंकि पहले बड़ी मसल्स का विकास हुआ तभी तो उसने ग्लास पकड़ना सीखा, फिर छोटी मसल्स का विकास हुआ तो वो फिंगर का प्रयोग करके पेन पकड़ना और लिखना शुरू कर दी, उसके बाद वो शर्ट में बटन लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उसने जो है उसका ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका विकास एक आयामी है। अगला ऑप्शन है आपका विकास की दिशा सेफेलोकॉर्डल है, यानी सिर से पैर। तो सिर से पैर की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही, एक आयामी भी नहीं है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विकास वो ऑप्शन थर्ड है विकास की दिशा जो है प्रेक्सिमोडिस्टल है। तो प्रेक्सिमोडिस्टल की भी यहाँ पे सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट की कोई यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिशा एक ऐच्छिक पैटर्न का अनुसरण कर रही है। क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। पेन पकड़ने या अपनी शर्ट के बटन लगाने से पहले सना गिलास और बोतल पकड़ना सीख रही है, यानी उसकी जो डेवलपमेंट हुआ है ग्रॉस टू फाइन गया है। तो ये आपका फर्स्ट पहला ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। विकास की दिशा प्रक्समो डिस्टल है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ग्रॉस टू फाइन जा रहा है, यानी पहले बच्चे का जो है बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, फिर उसकी छोटी मसल्स का विकास हो रहा है, तो ये आपका जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल की तरफ चला जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बच्चे के पहले बड़ी मसल्स का विकास हुआ है, फिर जो है फाइन मोटर स्किल का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देख मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राकृतिक बहस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको उचित लगता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, यानी नर्चर और नेचर के बारे में। पहला ऑप्शन है इसमें बच्चा एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिसके चरित्र और वातावरण किसी भी आकार में ढाल सकता है। ये माना जाता था बहुत पहले, लोग ऐसा मानते थे, पहले जो वैज्ञानिक लोग थे वो कहते थे बच्चा कोरी स्लेट है, खाली प्लेट है, उसको हमको भर देना है, टीचर जो है वो भर देता है बच्चे को, यानी बच्चा एक ग्लास है और टीचर ये भी एक बड़ा ग्लास है, इसको इसमें भर रहा है। ये पहले के लोग मानते थे, मतलब जो पहले के वैज्ञानिक लोग थे वो ऐसा मानते थे। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। आज की डेट में जितने भी मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो ये कहते हैं बच्चा कुछ ना कुछ क्षमताएं लेके ही साथ में आता है, यानी जो आपके नॉम चोम्स्की जी हैं वो भी कहते हैं कि बच्चे में जो एलईडी है वो 5 साल तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, और हर बच्चे में जो है लैंग्वेज सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा कोरी स्लेट है, उसको कुछ नहीं आता, खाली बर्तन है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, किसी बच्चे के व्यवहार को आकार देने में पर्यावरणीय प्रभावों का केवल थोड़ा ही महत्व होता है, जो मुख्य रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। इसमें बात ये की जा रही है कि जो इन्वायरमेंट है उसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ना के बराबर है, लेकिन आनुवांशिक जो गुण होते हैं बच्चे में वो मतलब आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, जो मुख्य रूप से है, यानी हेरिडिटी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट को महत्व कम दिया जा रहा है। तो आपकी जो हेरिडिटी है इनटू इन्वायरमेंट बराबर डेवलपमेंट होता है, यानी हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का ही जो गुणा होता है, यानी गुणात्मक विकास होता है, उसी को तो डेवलपमेंट कह रहे हैं। यानी 50% अगर आपकी हेरिडिटी है तो 50% रोल आपका इन्वायरमेंट भी उसमें भाग देता है, उसका भी उतना ही मतलब रोल है। अगर आप ये कहें कि हेरिडिटी ज्यादा है इन्वायरमेंट कम अच्छा है तो डेवलपमेंट होगा बट उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हेरिडिटी भी जरूरी है और इन्वायरमेंट भी जरूरी है। लेकिन इसमें बात ये की जा रही है कि इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा जोड़ ना हो कि हेरिडिटी, मान लीजिए कि आप में हेरिडिटी जो है कि आपके पेरेंट्स अगर स्पोर्ट में है, मैच खेलते हैं,
तो आप में कुछ हेरिडिटी के मतलब कुछ गुण आप में आ गए, आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, आप थोड़ा बहुत खेल रहे हो, लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट ही वैसा कभी ना दिया जाए, आपको कभी प्रैक्टिस करने को ही ना मिले, तो क्या आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अगर कुछ मतलब कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट है, लेकिन उनको अगर इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, यानी उनको कोचिंग बहुत अच्छे से मिल गई, उनका माहौल, जिस माहौल में वो रह रहे हैं वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, तो वो माहौल भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट, मतलब माहौल का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है बच्चे पे। तो इन्वायरमेंट जैसा होगा बच्चे का डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि पर्यावरण का प्रभाव कम पड़ रहा है, नहीं, दोनों का प्रभाव जो है बराबर होगा। यानी अगर आप में ये अनुवांशिक गुण है कि आप स्पोर्ट में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स उस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, उस तो आपको जब इन्वायरमेंट वैसा दिया जाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी जो भी उसके दौरान आवश्यकता पड़ रही है प्रैक्टिस के दौरान, वो सारी अवेलेबल हैं, तो आप अच्छा कर लोगे उस फील्ड में। आपको टाइम दिया जा रहा है, यानी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप उसके लिए मतलब किसी की हेल्प भी ले रहे हो। तो ये मतलब अगर बच्चे का डेवलपमेंट है, तो उसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का बराबर का रोल होता है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। आनुवंशिकता और पर्यावरण अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी अविभाज्य, यानी इनको अलग नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी रही है, बट आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल पाया है, ऐसे आप समझिए कोई एक बच्चा है जो उसका माइंड बहुत अच्छा है क्योंकि उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, और उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया गया जहाँ पे लोग गुंडागर्दी करते हैं, चोरी करते हैं, लड़ाई करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो बच्चा उसी माहौल में ढल जाएगा। माना कि उसका दिमाग बहुत तेज है, जो बच्चे चोरी करते हैं उनका भी तो दिमाग बहुत ही तेज होता है, क्योंकि अगर दिमाग ही ना हो तो चोरी कैसे कर पाएंगे? उनको कैसे पता है कि सामने वाले को उनको कैसे बेवकूफ बनाना है? उनका भी दिमाग उस फील्ड में बहुत अच्छा है। तो बच्चे का डेवलप मतलब जो हेरिडिटी अगर उसकी अच्छी है, बट उसका इन्वायरमेंट अगर खराब है, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। दोनों का रोल जो है बच्चे के डेवलपमेंट में बराबर का रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कि बच्चे को इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया बट उसकी हेरिडिटी ही बिल्कुल नहीं है, तब भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बट अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी है और इन्वायरमेंट भी अच्छा दे दिया तो बच्चा कुछ ना कुछ आगे करेगा। तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विकास की असततता को सही ढंग से दर्शाता है? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला आपका विकास जो आयु है, फिर इसमें विकास, इसके हम लोग देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विकास की असततता, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी डेवलपमेंट है डिसकंटिन्यूअस होगा तो स्टेजों में डिवाइड होगा, यानी इन्फेंसी में इतना हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड में इतना, चाइल्डहुड में इतना, एडोलेसेंस में इतना, यानी ये डिवाइड कर दिया गया है कि इतने में बच्चा जब इस एज में पहुंचेगा, यानी 0 से 2 वर्ष में पहुंचेगा तो बच्चे का इतना विकास हो चुका होगा। फिर उसके बाद जब बच्चा 2 से 5 वर्ष का होगा या 3 वर्ष का होगा तो बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि असततता को यानी डिसकंटिन्यूअस को यही दर्शा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टेजों में डिवाइड है, इतने में इतना गया, फिर इतनी उम्र में इतना विकास होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। बाकी कहीं पे कोई डिसकंटिन्यूअस की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। अगर डिसकंटिन्यूअस पूछा गया है तो ये ऐसे ही स्टेजों में डिवाइड हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है, तो अगर प्याजे नहीं दिया गया है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन जो डेवलपमेंट है प्याजे के अनुसार डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है डिसकंटिन्यूअस, तो आप लोग डिसकंटिन्यूअस लगाइएगा। बट अगर क्वेश्चन में प्याजे गिवन नहीं है और पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो आप लोग हमेशा कंटिन्यूअस की तरफ जाइएगा, आपका 100% ऑप्शन सही माना जाएगा। क्योंकि मतलब एक ऐसे ही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी कोई भी मनोवैज्ञानिक ने ये नहीं बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस मतलब है। सबने यही कहा कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। सिर्फ प्याजे जी ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि देखिए सभी को ये लगता है कि जो डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, हमेशा निरंतर चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है वगैरह वगैरह। तो हम लोग के दिमाग में ये फीड रहता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, बस हो गया।
लेकिन प्याजे के अनुसार अगर पूछ लेता है तो क्वेश्चन घूम जाएगा, आंसर उसका चेंज हो जाएगा, फिर वहां पे एक नंबर गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चन को जब भी पढ़िए तो लास्ट तक अच्छे से पढ़िए और समझिए कि इसमें किस बारे में बात की गई। अगर जीन प्याजे लिखा गया है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, अगर जीन प्याजे नहीं दिया गया है तो आप कंटिन्यूस के साथ जाइएगा, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखिए छोटे छोटे पॉइंट ही हमारा नंबर एक बढ़ा देते हैं, एक वही घटा देते हैं। अगर आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दिया तो एक नंबर अगर रह गया आपका तो 89 आ जाएंगे, फिर आप 6 महीने वेट करोगे। इसीलिए एक एक पॉइंट समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस भरपूर करिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जीन प्याजे लिखा है तो डिसकंटिन्यूअस, अगर प्याजे नहीं लिखा है तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया हो जाएगा जो डेवलपमेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में से किस जोड़ी के सही मेल होने की सबसे कम संभावना है। यानी इसमें बात की जा रही है कि जो जोड़ी है वो कम मैच कर रही है। पहला ऑप्शन है इसका, बच्चे प्रवेश करते हैं नॉम चॉम्स्की के अनुसार कहा गया है दुनिया के साथ निश्चित ज्ञान भाषा के बारे में। अगला है, तो जो नॉम चॉम्स्की जी हैं आपको लैंग्वेज के बारे में ही बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जन्मजात क्षमता लेके आते हैं दुनिया में और उनमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपका सेकंड ऑप्शन है भाषा और वाइगोस्की के विचार शुरू में तो अलग अलग गतिविधियां करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हिंदी पेडालॉजी में कि जो आपका वाइगोस्की है ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में यानी जब बच्चा छोटा होता है तो विचार, भाषा और विचार ये अलग अलग चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके ये मर्ज हो जाते हैं यानी एक दूसरे में मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पे प्याजे जी कहते हैं कि भाषा और विचार अलग अलग ही चल रहे होते हैं। ठीक है, ये डाउट है, मतलब ये जो है अंतर है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है भाषा है प्याजे के अनिश्चित सोच, तो जो आपका थर्ड है इसमें ये भी आपका सही है क्योंकि प्याजे के अनुसार ही कहा गया जो भाषा है अनिश्चित है, ये आपका सही है। आगे चलते हैं। फोर जो है भाषा है बीएफ स्किनर एक उत्तेजना पर्यावरण, तो बीएफ स्किनर इस बारे में बात नहीं करते हैं, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इनकी जो थ्योरी अनुकरण पर आधारित, यानी ये कहते हैं कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है यानी दूसरे की कॉपी करके बच्चा सीखता है। तो इसमें आपका बी ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा है। इसमें बात की जा रही उत्तेजना पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में कोई बात नहीं कही गई क्योंकि स्किनर ने इन्वायरमेंट के बारे में कोई बात नहीं की अपनी थ्योरी में। उन्होंने कहा बच्चा जो होता है वो अनुकरण करके यानी नकल करके सीखता है। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कम संभावना की बात कही गई है। ठीक है, क्योंकि जो नॉम चॉम्स्की जी हैं वो दुनिया के बारे में बात करते हैं यानी बच्चा जो है वो हर बच्चे में ज्ञान भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, उन्होंने भाषा पे भी बात कही है। जो आपके वाइगोस्की जी हैं वो भी कहते हैं कि जो विचार हैं वो स्टार्टिंग में तो अलग अलग चलते हैं बट कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं यानी एक दूसरे में मिल जाते हैं। जो आपके प्याजे जी हैं वो भी कहते हैं कि भाषा जो है वो अनिश्चित है यानी जो सोच है वो पहले आती है। मान लीजिए मतलब प्याजे जी कहते हैं ये बात कि जो विचार है यानी मैंने कुछ एक ग्लास देखा है तो मेरे दिमाग में पहले विचार है कि ये ग्लास है, और जो विचार आता है वो विचार भाषा से पहले आता ही नहीं है बल्कि वो भाषा को सुनिश्चित भी करता है कि हमको क्या बोलना है। मतलब मैंने जब देखा कि ये ग्लास है तो मेरा माइंड इतनी जल्दी प्रोसेस करता है कि हाँ ये ग्लास है, फिर हमको डिसाइड करेगा कि हाँ ये लैंग्वेज बोलनी है कि ये ग्लास है। तो भाई प्याजे जी मतलब जो है आपके प्याजे जी ये यही कहते हैं कि जो विचार है वो भाषा से पहले आता है, बल्कि आता ही नहीं है बल्कि भाषा को भी सुनिश्चित करता है कि हमको क्या बोलना है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन आपका 4 ही गलत है क्योंकि जो स्कैनर जी हैं ये अनुकरण पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट पे कोई इन्होंने जोर नहीं दिया। ये कहते हैं बच्चे जो है अनुकरण करके सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है इसमें टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। 50 क्वेश्चन हो पाए 15 कल होंगे, 15 हो जाएंगे आपके, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। यहाँ से यकीन मानिए आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका काफ़ी बड़ा मतलब टॉपिक भी रहता है CDP में, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ये जो स्कोर है मतलब स्कोरिंग ये टॉपिक रहता है
क्योंकि यहाँ से 5 नंबर पक्के हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं, 5 नंबर हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं और ये आपके टॉपिक में भी गिवन है। यानी सीडीपी का जब आप सिलेबस उठा के देखोगे तो वहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 5 नंबर का ही टॉपिक है। यहाँ से 5 नंबर ही आते हैं, यानी 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जब आप 30 आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमको क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, वो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आपको सीटेट की क्लासेस यहाँ से मिलती रहती हैं, ऑथेंटिक मिलती हैं, एनसीईआरटी पे आधारित होती हैं। बीपीएससी की भी जो क्लासेस मिल रही हैं वो आपको 2 बजे मिलती हैं, उसको भी ज्वाइन करिएगा। उसमें हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उससे आपका जीके एंड जीएस कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको थ्योरी हो जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो फाइनल डेट आ चुकी है, क्योंकि 10 से आपका एग्ज़ाम शुरू होकर 12 तक होगा। काफ़ी शिफ्ट में होना है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी वगैरह सबके होने हैं, तो 10 से लेके 12 तक होगा। और जो आपका रिजल्ट आना है वो आपका जुलाई में देखने को मिलेगा, यानी 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैलेंडर जारी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, इसकी मैंने वीडियो बना दी है, आपको यहीं से मेरे चैनल से मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। बाकी बस अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, अपनी क्लास करिए, बहुत अच्छे से मतलब क्लास करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है। सीटेट का एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई को है, बट उसके पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कल यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे, यानी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और कल की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।